नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ खास मेहमान हैं योगेंद्र यादव। आप जानते हैं, इसलिए मैं परिचय में वक्त खर्च नहीं करना चाहता हूं, सीधे मुद्दे पर आता हूं। योगेंद्र यादव जी ने आज जब दूसरे दौर की वोटिंग हो रही थी, उसी वोटिंग के बीच एक ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि इन्होंने मेरठ से बनारस तक 15 संसदीय क्षेत्रों में सैकड़ों ग्रामीण वोटर से बात की है और उस बातचीत से इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सभी जातियों में बीजेपी का वोट खिसक रहा है और 70 तो छोड़िए, बीजेपी के लिए 60 बचाना भी नामुमकिन है। मुझे तो ये 50 भी नहीं दिख रही है। यूपी में 80 सीटें हैं, बीजेपी ने 62 जीती। तो योगेंद्र यादव ने क्या ऐसा देखा जिसके आधार पर कह रहे हैं कि इन्हें 50 सीटें भी यूपी में नहीं दिख रही है? पहली बात, क्या देखा आपने? अजीत भाई, पहले तो कुछ स्पष्ट कर दूं। देखिए, आमतौर पे मैं चीज़ें नहीं करता। मैंने तो कहा सेफोलॉजी वगैरह मैंने 10 साल पहले छोड़ दी थी। लेकिन जब यहाँ मैंने देखा कि भाई सर्वे बता रहे हैं कि 70 से पार हो रही है, तो मुझे लगा जाके जांच करना चाहिए जो हमने किया और जो नहीं किया। देखिए, कोई एग्जिट पोल नहीं है मेरी जेब में, कोई जादुई सर्वेक्षण नहीं है। ये ज़मीनी मूल्यांकन है। ज़मीनी मूल्यांकन 2 चरणों में हमने किया। पहला शुरू हुए गाज़ियाबाद मेरठ से और सहारनपुर तक गए, बीच में मुजफ्फरनगर कैराना वगैरह होते हुए, और दूसरे राउंड में लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, यहाँ से मोहनलालगंज होते हुए रायबरेली, अमेठी, फिर प्रतापगढ़, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर और बनारस तक इस सारे इलाके में गए देखने के लिए। बेसिक आइडिया ये देखना था, जैसा मैंने पिछली बार भी शायद कहा होगा, कि देखिए थर्मामीटर तो हमारे पास नहीं है कि 101.8 है या 102.4 है, लेकिन हाथ लगा के आप कह सकते हैं बुखार है कि नहीं है। और अगर 70 से ऊपर बीजेपी जा रही है तो पता लगना चाहिए। पहला हाँ। तो हमने किया क्या, मैं बिल्कुल साधारण बता सकता हूँ, इसलिए आपके दर्शकों को मैं आमंत्रित करूंगा, भाई आप सब चेक कर लीजिए। कोई मेरे पास ऐसी खुफिया विद्या नहीं है, आप भी जाके जरा चेक कर लेना। बड़ा सिंपल मेथड है वो, ये कि जाइए किसी गाँव में 5 लोग जाइए, 5 अलग अलग टोलों में जाइए, आधा घंटा लोगों से बात कीजिए, आधा घंटा आके रिपोर्ट कीजिए कि क्या सुना। इतनी देर में आप दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। दूसरी जगह जाइए, गांव में, देहात में। पहली बात, हमने फोकस गांव देहात पे किया, बड़े शहरों में नहीं गए। ये कोई एग्जिट पोल नहीं है। और जैसा आप देख रहे हैं, ना बुंदेलखंड का इलाका हम टच कर पाए, ना ही धुर पूर्वांचल का जो इलाका है वो टच कर पाए। इन सब के साथ देखते हुए जो मोटा निष्कर्ष है वो पिछले 30 साल से मैं कर रहा हूँ। एग्जिट, हम सेफोलॉजी भी करते थे, सब करते थे, लेकिन साथ में हमेशा मेरा विश्वास है कि आप केवल जैसे डॉक्टर होते हैं ना, कागज़ पे रिपोर्ट पढ़ के, उसके साथ साथ में नब्ज भी देख लेनी चाहिए। ये मैं हमेशा किया करता था और अमूमन इससे गलत नहीं जाता, एक आइडिया लग जाता है, ख़ास तौर पे अगर एक दिशा में जा रहा हो तो वो देखते हुए इस बार जो हमने देखा, पहला निष्कर्ष ये कि किसी भी हालत में बीजेपी 2019 से ऊपर नहीं जा रही है, उसको रिपीट नहीं कर रही। 62 नहीं जा रही है या उससे ऊपर नहीं जा रही उसका और ये मैं कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। देखिए, जितना छोटा अभी हमारा कोर इशू पर है, करते हैं, क्योंकि हम वक्त अलग भी अलग कम है, कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज़ स्पष्ट है, हम इन दिनों में मिला के कोई 400-500 साधारण लोगों से मिले, हमें केवल एक व्यक्ति ऐसा मिला जिसने कहा पिछली बार मैंने बीजेपी को वोट नहीं दिया था लेकिन इस बार दूंगा। और वो एक व्यक्ति की अलग कहानी है, वो कभी बताऊंगा। क्योंकि अगर बीजेपी 2022 से ऊपर जाएगी, 2019 को रिपीट करने के लिए बीजेपी को 2022 के अपने वोट से ऊपर जाना होगा। वैसा तो कोई मिला नहीं। कांग्रेस सपा को जिन लोगों ने 2022 में वोट दिया था, उनमें से एक ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि इस बार नहीं दूंगा, यानी कि उनका वोट टिका हुआ है। बीएसपी का वोट थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन वो बीजेपी में नहीं जा रहा, वो कांग्रेस सपा इत्यादि चीज़ों में जा रहा है। सबसे बड़ी खबर ये थी कि बीजेपी के जिन वोटर से मिले, बहुत से मिले नेचुरली, जब आप 400-500 लोगों से मिलेंगे, 200-250 तो बीजेपी वाले मिलेंगे ही आपको। उनमें से हमें तो ऐसा लगा कि हर तीसरा वोटर, 3 में से 1 ये कह रहा था कि इस बार बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। अब ये थोड़ा ओवर रिपोर्टिंग भी हो सकती है और थोड़ा लोगों के उत्साह वगैरह भी रहता है ज़्यादा बोलने का, तो मैं 3 में से 1 के बजाय 5 में से 1 मानता हूँ और गणित करने के लिए 10 में से 1 मान लेता हूँ। माने मोटी खबर ये है कि बीजेपी का वोट कम से कम 5 या 10% गिर रहा है। 10% गिर रहा है, तब तो बीजेपी बहुत नीचे आ जाएगी। फिर आप देखिए, 2019 में बीजेपी का 51% था यूपी में, और ऑपोजिशन एसपी बीएसपी थे तब, उनका 38% था। अब एसपी के साथ चूंकि बीएसपी नहीं है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा लो है। तो मैं समझता हूं कि आप समझिए वो 33 से शुरू कर रहे हैं, 38 से शुरू नहीं कर रहे हैं। बीजेपी अगर 10% नीचे आती है तो बीजेपी आ गई 40 पे, और ऑपोजिशन अगर इस 10 का 10 नहीं, 10 में से 8 ले लेता है तो ऑपोजिशन आ गया 41 पे। अगर ऐसा होता है
तब तो समझिए पूरा खेल बदल जाएगा। तब तो दोनों को 40-40 के करीब सीट आएंगी अगर वोट दोनों के बराबर आते हैं। दरअसल टेक्निकल अगर आप बात बताऊं, अगर बीजेपी और विपक्ष के वोट बराबर आते हैं तो विपक्ष को ज़्यादा सीट आएंगी, क्योंकि बीजेपी को कुछ शहरों में बहुत ज़्यादा वोट आते हैं। अब उसको छोड़ दिए, मैं उससे कम मानता हूँ। मैं कहता हूँ आप समझिए सिर्फ मान लीजिए 5% बीजेपी का वोट गिरा और उधर विपक्ष ने 5% उठा लिया, तब भी दोनों में फासला केवल 5-6% का बचा। अगर वो भी होता है तब भी बीजेपी को 15-20 सीट का नुकसान हो रहा है। अब ये बहुत अहम बात करें, हम सीट पर आना ज़रूरी है, क्योंकि आखिर में फिर जनता सीट के बारे में समझना चाहती है। 15-20 सीटों का नुकसान हो रहा है अगर 2019 के नतीजों के संदर्भ में, तो 62 पर बीजेपी है। 15-20 का मतलब कहीं भी 45-47 ऐसा कुछ देखते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरे को तो 50 नहीं, क्योंकि आपने कहा कि मुझे 50 भी नहीं दिख रही। 50 नहीं दिख रही इस हिसाब से तो, और ये तो मैं कंजर्वेटिव मान के चल रहा हूँ। अगर 10% का नुकसान पूरा हो जाए और वो 10% अगर सपा और कांग्रेस की झोली में चला जाए, तब तो 40 नहीं आएंगी। लेकिन वो ज़्यादा सोचने की बात है। और जैसा मैंने कहा, शहरों में हम नहीं गए जो कि बीजेपी का स्ट्रांग पॉइंट है। बुंदेलखंड नहीं गए जहाँ बीजेपी काफ़ी स्ट्रांग है। ईस्टर्न में नहीं गए जिसका हमें पता नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कंजर्वेटिव व्यू लेके भी कि ये कम से कम बीजेपी 2019 से जो सारी बात थी ना, क्या कह रहे थे कि बाकी जगह हारे 2-4 सीट निकल जाएगी, यूपी में 10 सीट बढ़ जाएगी। हाँ, मतलब बीजेपी के बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि बीएसपी 10 जीती थी सपा बसपा के साथ, वो बीएसपी का नुकसान होगा और बीजेपी 2014 की स्थिति में जा सकती है जहाँ 71 सीटें थी। अब ये 2-1 महीने 3 महीने पहले कर, अब नहीं कर रहे हैं वो। हाँ। क्योंकि अब वो बेचैनी दिख रही है पहले जमीन से पता लग रहा होगा ना। अब जो स्थिति है, ये मैं एक बात पक्का कह रहा हूँ, 2019 से ऊपर बढ़ने का सवाल ही नहीं होता। 2019 की स्थिति में रहना लगभग नामुमकिन है। 2019 से नीचे उतरना, अब कितना नीचे उतरेगी यही सवाल इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं। 10-12 नीचे उतर जाए तो उसमें कोई भी खास बात नहीं। जिस तरह का मैंने स्विंग देखा है, स्विंग, अब मैं इनकी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है अजीत हाँ। भाई, जब आप ग्राउंड पे घूमते हैं, और मैंने 30 साल से किया है, हाँ। अगर इलेक्शन नॉर्मल होता है तो आधे लोग कहते हैं मैं इधर से उधर जा रहा हूँ, कोई कहता है मैं एक्चुअली इधर से उधर जा रहा हूँ, किस क्रॉस करके कुछ नहीं निकलता। जहां आपको सब लोग एक ही दिशा में जाते हुए दिखाई दें, वो महत्वपूर्ण है। और इस बार मुझे यही हर व्यक्ति यही कह रहा है। इसलिए मैं आपके दर्शकों से अनुरोध कर रहा हूँ, बिल्कुल मेरी बात का विश्वास मत करना, आप जाके खुद चेक करना। जिस व्यक्ति ने बीजेपी को वोट दिया, ऐसे 15-20 लोगों से मिलो और उनसे पूछो कि दोबारा किसको दे रहे हैं। अगर आपको लगे कि उनमें से 4-5 2-3 लोग कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं देंगे, तो मामला गड़बड़ है। अगर आपको लगे कि कांग्रेस सपा के लोग भी कह रहे हैं कि अब कांग्रेस सपा को नहीं देंगे, तो बराबर मामला, आप चेक करके देख। मैं आपकी बात को रिपीट करता हूं। आपने कहा कि 2019 में जहां बीजेपी थी 62 पर, उससे आगे जाना तो नामुमकिन है, सवाल ही ठीक है। आपकी बात को रिपीट करता हूं, सवाल ही नहीं है। और उससे नीचे कितना जाएगी उसमें आप करें 15-20 सीटें कम हो सकती है। 50 भी नहीं दिख रही है, मतलब 42, 44, 46 कहीं भी। वो मतलब मैंने कहा कितना नीचे उतरेगी यही अब केवल कयास की बात है। वहां रहना या उससे ऊपर बढ़ने की तो बात आप छोड़ दीजिए। कितना नीचे उतरेगी, 10, 15, 20, 25, अब इस पे, क्योंकि अभी 5 दौर और बाकी हैं और हर दौर में सिचुएशन टाइट होता जा रहा है। एक तरह की साइलेंट सी वेव है नीचे, एक स्ट्रॉन्ग अंडर करंट इस वक्त चल रहा है बीजेपी के खिलाफ। ये बहुत अहम बात कह रहे हैं, इसलिए कि बहुत सारे राज्यों में बीजेपी ने मैक्सिमम हासिल कर लिया था, पीक, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, एमपी को भी मान लीजिए छिंदवाड़ा एक जीती, तो पीक पर बीजेपी है। दिल्ली में 7 की 7 सीटें, हरियाणा सारी सीटें, तो पीक पर है। नुकसान कहाँ हो सकता है, लेकिन यूपी को लेकर उन्हें लग रहा था या राम मंदिर बनाया, योगी वहाँ है, योगी मोदी का कॉम्बिनेशन है, हिंदुत्व का एजेंडा है। उसके बाद 2014 का नतीजा एक सामने है, 19 में भी है और 2022 में सरकार बनाने के लिए काफ़ी ठीक ठाक वोट। तो लग रहा था कि बीजेपी लूज नहीं करेगी यूपी में, बल्कि बढ़ेगी। योगेंद्र जी का अपना एक आकलन, ऑब्जर्वेशन है कि तब तो इस हिसाब से देखें तब तो बीजेपी ओवरऑल बहुत लूज करेगी। फिर वही मैं कह रहा हूँ कि सारा खेल ये बताया जा रहा था कि भैया बाकी जगह नुकसान जो होगा उसको हम उत्तर प्रदेश से पूरा करेंगे, बंगाल से पूरा करेंगे, तेलंगाना से पूरा करेंगे, ऐसा, और थोड़ा बहुत बीच में तमिलनाडु, उड़ीसा से भी मान लीजिए कुछ ले लेंगे। था। अब अगर यहाँ, और असली रूम आपके पास बंगाल और उत्तर प्रदेश में ही था ग्रो करने का, अगर वहाँ नहीं कर रहे तो सारे देश में जो कुछ नुकसान हो सकता है उसकी भरपाई कहाँ से होगी। और अगर उत्तर प्रदेश में ही नुकसान हो गया तो फिर तो मतलब इस तरह से तो खेल चौपट हो जाता है ना। इसलिए इस बात को समझना बेहद जरूरी है। आपने कारणों का भी जिक्र किया। हाँ, मैं उसी कारण पे, हाँ चलिए आप कुछ बताना चाहते हैं।
ये कई बार लोग मान लेते हैं कि अच्छा नहीं है तो इसका मतलब है योगी के खिलाफ गुस्सा, योगी सरकार को उखाड़ने की। देखिए, इन चीज़ों को बारीकी से समझना चाहिए। मोदी के खिलाफ मुझे कम से कम गुस्सा दिखाई नहीं दिया, एक तरह की उदासीनता थी। हाँ हैं, आप ज़्यादा कुरेदेंगे तो लोग कहते थे देखिए विश्व में कुछ फ़ायदा हुआ है, भारत की छवि सुधरी है। कहेंगे तो 370 राम मंदिर भी लोग बोलते हैं। एक चीज़ मन से कहते हैं, वो ये राशन दिलवाया भैया, है ना। अब वो स्कीम शुरू की होगी कांग्रेस ने, कानून बनाया कांग्रेस ने, लेकिन लोगों के जहन में मोदी है, 80 करोड़ को इतनी बार जिन्होंने राशन दिलवाया, है ना, ये बात निश्चित है। लेकिन मैंने देखा और मुझे हैरानी हुई, आपको शायद ना हुई है क्योंकि आप बेहतर जानते रहते हैं वहाँ, योगी की पॉपुलैरिटी मोदी जी से थोड़ी ज़्यादा है और योगी इस टाइम अनपॉपुलर नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। देखिए, तो मजे की बात यह है कि मोदी के खिलाफ गुस्सा नहीं है, योगी अनपॉपुलर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोग उनको वोट नहीं दे रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं? पहली बात ये कि सांसदों से बहुत गुस्सा है, विधायकों से 2 साल हो गए हैं, इनसे भी गुस्सा है और कह रहे हैं कि सिर्फ मोदी योगी के नाम पे जीत के आ जाते हैं, कुछ काम नहीं करते। नंबर 2, ये अपने जीवन की जो स्थिति है, नौकरी और महंगाई, बेहद परेशान, और गांव में छुट्टे जानवर वाला मामला जो अब लोग कह रहे हैं पिछले 1-1.5 साल में और बढ़ा है। जो 2022 में मोदी के भाषण में कहा करते थे कि एक बार सरकार बन जाएगी, बस उसके बाद हमने रास्ता खोज लिया दोस्तों। नहीं, उन्होंने कहा 3 सप्ताह में बहुत बार हमने वीडियो बनाया उस पे। हाँ। तो वो तो नहीं हुआ। वो लोग कह रहे हैं 1-1.5 साल में बढ़ा है वो मामला। तो अब और अपने धंधा मंदा है, आर्थिक स्थिति को लेके गांव में बेहद परेशानी है। दिल्ली में आप कुछ भी कहते रहिए, जीडीपी के आंकड़े दिखाते रहिए, 5 ट्रिलियन ये वो सब करते रहिए, गांव में कहीं दिखाई नहीं देता। गांव के लोग इस सवाल से बेहद परेशान हैं। और एक तीसरी नई चीज़ मैंने देखी जो मेरे को हैरानी हुई, लोग अपने मुंह से तानाशाही शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने मुझे कहा, भैया किसी को आप गांव का प्रधान बना दो, पहली बार तो डर के काम करता है, दूसरी बार उसको बना दो तो फिर तब तक उसे भ्रष्टाचार के तरीके आ जाते हैं और आपको गोली देना शुरू कर देता है, और अगर गलती से तीसरी बार उसको बना दो तो आपके सर पे चढ़ के बैठ जाता है और वो गुंडागर्दी करता है। और कहा भैया तीसरी, वो कुछ कहते हैं पंचवर्षीय शब्द बड़ा चल निकला है कि भैया 2 पंचवर्षीय तो हो गए, तीसरी में नहीं, अब परिवर्तन चाहिए, ये मूड है। तो ये बारीक बात है, लेकिन ये मूड मैंने देखा और आपके फिर दर्शकों से मैं आमंत्रित करूंगा, आप जाके देखिए कि जनता ये कहती है नहीं, कोई बहुत छुपी हुई गहरी गूढ़ विद्या नहीं है, जाइए। मुझे अजीब चीज़ ये लगती है अजीत भाई कि पॉलिटिक्स में हर कोई व्यक्ति, पब्लिक ये चाहती है, पब्लिक का ये मूड है, पब्लिक ये सोच रही है, और जाके उस पब्लिक से बात नहीं करते। और साधारण मतलब अपने बाकी लोग भी जो दिल्ली में बैठ के ज्ञान बांटते हैं इस सब चीज़ों के बारे में, मैं हमेशा कहता हूँ भाई आप पब्लिक के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, पर एक बार जरा जाके बात भी तो कर लीजिए ना। हर बार जब भी मैं गया हूँ 4 नई चीज़ सीख के ही आया हूँ। आपने जो ऑब्जर्वेशन जो ट्वीट पर लिखा उसमें एक स्थिति आपने लिखी कि 2019 में बीजेपी के वोट का 10वां हिस्सा भी खिसक कर सपा कांग्रेस को मिल गया तो 20 सीटों का नुकसान हो सकता है, और अगर इससे ज्यादा टूट गया तो परिणाम पूरी तरह से उलट जाएगा। वही 2 चीज़ मैं कह रहा हूँ, 2 स्थिति देखिए। एक तो ये कि बीजेपी का 51% वोट है, 10वां हिस्सा टूटता है मतलब 5% वोट घटते हैं, वो 45 पे आते हैं, और जो ऑपोजिशन है वो 40 के करीब आता है। अगर ये होता है तब भी बीजेपी को कम से कम 10-15 सीट का नुकसान, तब ये 50 के करीब पहुंचेंगे। और अगर बीजेपी का 5वां हिस्सा टूटता है, यानी कि 10% वोट उनके गिर जाते हैं और वो 10 ऑपोजिशन के पास आ जाते हैं, तब तो बीजेपी 40 सीट नहीं ले रही है। तो अभी कुछ भी भविष्यवाणी करना गलत होगा, लेकिन दिशा जो है वो हमें बिल्कुल स्पष्ट है कि इस तरफ जा रही है। 2019 से नीचे की तरफ, 2019 से निश्चित नीचे जा रही है बीजेपी। अब नीचे का मतलब क्या, 50 के करीब या 40 के करीब। याद रखिए जब बीजेपी चुनाव जीता करती थी 1991 में, बार जिस चुनाव को बीजेपी जीतती थी उसको उत्तर प्रदेश में कितनी सीट आती थी? 51-53। हाँ, पीक 51 या 54 है पीक बीजेपी का, 52 है। हाँ। या तो बीजेपी उस पे उतरेगी अगर वो है तो, जो सामान्य एक तरह से बीजेपी की स्थिति है, और अगर ये 5 में से 1 वोट अगर शिफ्ट कर रहा है, जो कि मैंने ज़मीन पे देखा, लेकिन अभी भी मैं विश्वास से नहीं कहूँगा कि ये निश्चित होगा, अगर जो मैंने आंख से देखा 5 में से 1 अगर वो होता है तब तो 50 भी नहीं, तब तो 40 से नीचे उतर सकती है। अब एक सवाल योगेंद्र जी कि ये जो आपका ऑब्जर्वेशन है, या आपने कहा कि आप 15 संसदीय क्षेत्रों में गए, सैकड़ों ग्रामीण, एक इम्पॉर्टेंट बात आपने कही, सैकड़ों
ग्रामीण वोटर से बात की, बिल्कुल। तो शहर और ग्रामीण का जो पैटर्न है वो अलग है। जैसे गाजियाबाद, नोएडा, ये शहरी माना जाता है, 5 लाख से जीत गाजियाबाद में हो गई। तो शहरी पैटर्न जैसे कानपुर है या लखनऊ है या बनारस है या प्रयागराज है, शहर की तस्वीर क्या दिख रही है, उसको कहना समझने की कठिन। कोशिश की। जी, हमने उतना समय नहीं लगाया, क्योंकि आइडिया ये था कि थोड़ा समय है, जिन लोगों से हम दिन रात मिलते रहते हैं उनको छोड़ो, गांव में घूमो। तो कहना कठिन है। मेरा अपना अनुमान क्या है, मेरा अपना, और इसका आधार क्या है। जब मैंने गांव में देखा तो किसी एक जाति समुदाय में वोट खिसक रहा हो ऐसी बात नहीं थी। ब्राह्मण से लेके निषाद तक, दलित तक, सब में बीजेपी का वोट खिसक रहा है। इसलिए मेरा अनुमान है कि शहरों में भी खिसक रहा होगा। हालांकि शहर में स्टार्टिंग पॉइंट इतना ऊंचा है कि खिसकने के बाद भी बीजेपी जीतेगी, लेकिन खिसक सब में रहा होगा। अनुमान है, मैं विश्वास से नहीं कह सकता, क्योंकि वो मेरी आंखों देखी बात नहीं है। अब एक काउंटर और है, चूंकि आपने जाति की भी बात की, और ये हम सब जानते हैं कि चुनाव में जाति फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बीजेपी ने जो सोशल इंजीनियरिंग की और जिस ढंग से ओबीसी को अपने इर्द गिर्द मिलाया, और एक तरह से अपर कास्ट तो बीजेपी के साथ हैं ही, राजपूत और बनिया और ब्राह्मण और ये सब, तो उसमें ये माना गया कि बीजेपी ने ओबीसी की बड़ी तादाद को अपने हिस्से में, जिसमें सैनी है, जिसमें लोध हैं, जिसमें कुशवाहा है, जिसमें शाक है, बहुत सारी वो तमाम जातियां अदर देन यादव, तो वहाँ क्या टूट दिखी। जैसे 2022 में मैं घूमता था तो यही देखता था कि बहुत सारी ये जातियाँ, अखिलेश यादव ने सोशल इंजीनियरिंग करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को लाए, धर्म सिंह सैनी को लाए, दारा सिंह चौहान को लाए, राजभर को लाए, चला नहीं। लेकिन वो सब वापस चले गए ज़्यादातर उसमें, और वो जातियाँ मोटे तौर पर बीजेपी के साथ उस गुलदस्ते में है। वहाँ क्या टूट देख रहे हैं? जो मैंने देखा, जिसमें इसको हम टेक्निकली कहते हैं यूनिफॉर्म स्विंग, मतलब आपको समाज के सभी वर्गों में ऊपर नीचे है, कुछ वर्ग बीजेपी के साथ यहाँ खड़े हैं, कोई यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन जब गिरावट है तो सब में उतनी उतनी गिरावट है। कुछ वैसे मैंने देखा, ब्राह्मणों में कुछ गिरावट, राजपूतों में सामान्य से कुछ ज़्यादा। हाँ, वो एक नाराजगी हुई, एक गुस्सा है पुरुषोत्तम रूपाला के बयान को लेकर बहुत बवाल और पंचायत, और कहीं ना कहीं योगी के प्रति मोह, और ये कहीं संदेह कि मोदी जी को पहला मौका मिलेगा तो योगी जी को निपटा देंगे। हाँ। ये बिल्कुल मैंने सुना। हाँ, ये लोग तो मानते हैं। राजपूतों में थोड़ा सा ज्यादा, अगर ब्राह्मणों की तुलना में। यादव मुसलमान पिछली बार भी सपा के साथ थे, अभी भी वहीं पे टिके हुए हैं, उसमें कोई खास बदलाव है नहीं। लेकिन पहली बार मैंने जो ओबीसी हैं, मौर्य, कुशवाहा, आपके ये जो 3-4 समुदाय हैं जिनसे बात की, सब में, और पटेल, कुर्मी समाज का जो है, इन सब में बीजेपी से टूट है। अब उसका कारण या तो ये हो सकता है कि इस बार अखिलेश ने टिकट जरा सावधानी समझदारी से दिए हैं, केवल यादव नहीं बाकियों को काफ़ी टिकट दिए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि समाज में, ख़ास तौर पे ग्रामीण समाज में, जो अपनी दशा को लेके एक बस भाई अब बस हो गया, बस बहुत हो गया, ये वाली चीज़ ज़्यादा है, बजाय कि कोई राजनीतिक तिकड़म जो खेली जा रही है। उसके चलते मुझे तो सब समाज में, जाटव समाज में कुछ कम मूवमेंट दिखाई दिया, वो अब भी मायावती के साथ अभी भी हैं, लेकिन नॉन जाटव दलित जो हैं वहाँ पे भी मूवमेंट बीएसपी से दूर है। तो सब वर्गों में मोटे तौर पे लगभग समान बीजेपी का वही 5-10% वोट ड्रॉप होता दिखाई दे रहा है, बहुत रफली बोल। अब इसका काउंटर, ये ड्रॉप होता क्यों दिखाई दे रहा है? क्या बदल गया 2022 से लेकर? 2022 के मार्च से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा दिन तो हुए नहीं जी। और 2022 में भी हम ये सब बातें सुन रहे थे कि भाई छुट्टे जानवर की समस्या सब कुछ थी, महंगाई भी, बेरोजगारी भी थी। कहना कठिन है, इसका पक्का जवाब मैं ये नहीं दे पाऊंगा कि क्यों भी ये जो लावा है 2022 में क्यों नहीं फूटा और 2024 में क्यों फूट रहा है ना। मेरे और आप जैसे लोगों की दृष्टि में तो 22 में हो जाना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। एक तो कारण ये हो सकता है कि 10 साल मोदी सरकार के पूरे हो गए हैं, और उस सरकार के, और ये जो लोगों को लग रहा है कि अब और 5 साल इस सरकार को, इससे एक तरह की घबराहट, एक तरह का ये कि बस भाई कहीं तो आपको लाइन ड्रॉ करनी है, शायद वो है। या फिर आर्थिक स्थिति को लेके, और ख़ास तौर पे नौकरियों की स्थिति को लेके अब स्थिति बिल्कुल पानी नाक के ऊपर चला गया है लोगों की, शायद ये हो सकता है। इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन मेरे पास आज की स्थिति में नहीं है, पर देखें कि ये होता है या नहीं तो देखेंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि वही बातें हमने 22 में सुनी, उससे बदलाव नहीं हुआ। हाँ, लेकिन योगेंद्र जी, मैं बीच में अपनी बात सिर्फ कहूँगा, 2022 में मैं 4-5 महीने यूपी घूम रहा था। मैं अपने वीडियो में और जितना घूमकर, मैं क्लियर कट, मेरा ऑब्जर्वेशन था कि किसी भी सूरत में बीजेपी नहीं हार रही है।
मुझे जितने लोगों से बात हो रही थी ऑफ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड, मैं यही कह रहा था सबको, वो 230 से ऊपर कहाँ जाएगी, 250 पार करेगी, वो कर गई। क्योंकि मैं गांव-गांव में यही जिन जातियों का जिक्र कर रहा हूँ, मैं स्पेशली उन जातियों के बीच उन गांव में जा रहा था, तो लग रहा था वो टूट नहीं है। वो कह रहे हैं कि महंगाई कितनी भी चाहिए तो मोदी ही, और वो सब उनकी अपनी दलीलें गढ़ी हुई थी। मैं इसलिए थोड़ा हैरान हो रहा हूँ कि वो जातियाँ 2 साल के भीतर क्यों टूट रही है। जिन जातियों को धर्म सिंह सैनी नहीं तोड़ पाए अपने इलाके में, जिन जातियों को शामिल नहीं कर पाए शाक्य को लाकर भी। मैं फिर अंडरलाइन करूं कि केवल वो नहीं, जो बीजेपी का एकदम अपना घर का वोट है, यानी कि जो सवर्ण वोट है, वहां भी टूट हो रही है। हाँ, वो भी आपने एक इम्पोर्टेंट बात कही। मतलब सबसे जैसे माना जाता है कि ब्राह्मण वोट तो बीजेपी के साथ है, ब्राह्मण में, ठाकुर में, इन सब में टूट हो रही है। बनिया, जी बिल्कुल, बनिया वोट तो संख्या में बहुत कम है, लेकिन ये जो बड़े वोट हैं, इन सब में टूट हो रही है, एक तरह से यूनिफॉर्म टूट हो रही है। और ये बात आप ठीक कह, देखिए मैं भी उस वक्त चुनाव में घूमा, मैंने उस वक्त लिखा, और मैं सब दोस्तों को कह रहा था कि ना सिर्फ जीत रहे हैं बल्कि धड़ल्ले से जीत रहे हैं। हालांकि मैं चुनाव के वक्त ये सब बातें नहीं लिख रहा था, लेकिन वो जीत रहे थे। इस बार मेरे को उन्हीं इलाकों में मूड बदला हुआ दिखाई दिया। अब उसकी वजह शायद ये हो सकती है कि 10 साल हो गए हैं, मतलब आपका एलिमेंट हो गया। असंतोष आते आते कोई एक पॉइंट होता है जब वो पलट जाता है। अभी भी असंतोष गुस्से में नहीं है, देखिए गुस्से में अगर पलट जाता तब तो इनकी 10 सीट आती 75-80 में से, गुस्सा नहीं है। लेकिन असंतोष अब एक ऐसे पॉइंट पे है जहां लगता है कि चलो बस। और सामने कांग्रेस और सपा का, इंसिडेंटली कांग्रेस सपा अलायंस से एक फ़ायदा हुआ है कि वो वोटर जो कि बसपा को छोड़ के सपा के पास कभी नहीं जाता, वो अब इनके पास आ रहा है। और वो सवर्ण वोटर जो कि बीजेपी को छोड़ के कभी भी सपा के पास नहीं जाता, वो भी अब इनके पास आ रहा है। शायद वो एक फैक्टर हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने, बहुत सिग्निफिकेंट है। हालांकि इसका कोई फाइनल कंक्लूजन हम लोग 4 जून के नतीजे के बाद ही हमें पता चलेगा। लेकिन मेरे लिए सरप्राइजिंग है जितनी बात जातिगत आधार पर टूटन योगेंद्र जी ने देखी है। और मैं चूंकि अभी यूपी लोकसभा चुनाव में कहीं निकला नहीं हूँ, कल के बाद परसों के बाद निकलूंगा, जो महसूस करूंगा मैं अपने वीडियो में दिखाऊंगा। फिलहाल योगेंद्र जी के हवाले से फिर से सम अप करें। बहुत अहम है यूपी को लेकर योगेंद्र यादव जी का आकलन कि यूपी में 80 सीटों में 62 सीटें पाने वाली बीजेपी 2019 में जो पाई थी, उससे किसी सूरत में नीचे जाएगी, ऊपर जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। जबकि बीजेपी के नेताओं को लगता है कि उससे ऊपर जाएंगे। नीचे आने का योगेंद्र जी ने यह भी कहा कि 50 भी मैं नहीं देख रहा हूं। उस स्थिति में बीजेपी 15 से 20 अगर हारती है तो फिर 303 के नीचे बीजेपी कहां जाएगी, तो फिर 250 के आसपास, 45, 40 कुछ भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश पलटता है तो पूरे राष्ट्रीय उस पे एक तो आंकड़े की दृष्टि से फर्क पड़ता है, और ये नहीं हो सकता कि उत्तर प्रदेश पलट जाए, इतना उत्तर प्रदेश पलट जाए जहां राम मंदिर है, योगी है, वहां पलट जाए और बाकी जगह मध्य प्रदेश पे असर ना हो, बिहार पे असर ना हो, राजस्थान पे असर ना हो, ये संभव नहीं है। कुछ हो रहा है इस चुनाव में जो हम अभी तक पूरा समझ नहीं पाए हैं, और जिसे देश का बड़ा टेलीविजन दिखा नहीं रहा। हाँ, जो ऊपर से लहर न दिख रही हो जी, कहीं ये 400 पार की बजाय 2004 तो नहीं होने जा रहा। वो तो इंडिया साइन की याद दिला रहे हैं। कुछ है जो हो रहा है जो हम पूरा देख नहीं रहे हैं। आप देखिए, राजस्थान की रिपोर्ट ये कह रही है, कर्नाटका की रिपोर्ट ये कह रही है, महाराष्ट्र की रिपोर्ट कह रही है, और अब मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बोल रहा हूँ। और अगर यहाँ कुछ हो रहा है तो देश में कुछ बहुत बड़ा हो रहा है जो हमें समझना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि योगेंद्र यादव जी को फ्लाइट पकड़नी है, इसलिए बातचीत यहीं रोकते हैं। तीसरे दौर की जब वोटिंग होगी उस दिन फिर जहां भी रहेंगे योगेंद्र जी, हम कोशिश करेंगे इनसे हम बात करें वोटिंग परसेंटेज पर, वोटिंग जो उस दिन हुई उसके क्या रुझान, क्या इनका आकलन है। फिलहाल इस बातचीत को यहीं ख़त्म करते हैं। ये एक आकलन है, नतीजा 4 जून।